हेलो हाय, कैसे हो आप लोग। आज पढ़ेंगे हम मनोविज्ञान का अर्थ, यानी कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा किस किसने दी है, इसके बारे में क्या बोला है, तो वो पढ़ेंगे। तो देखना, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार और मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। और मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है, तो वो देखना, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, ये तो पता है आप लोगों को। और साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, ठीक है। साइकी, स्पेलिंग ध्यान रखना, PSYCHE, ये साइकी, ठीक है। और दूसरा है लोगस, लोगस, तो लोगस की भी याद रखना, ठीक है ना। लोगस की है LOGOS, इन दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। मनोविज्ञान जो है साइकी और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये चीज ध्यान रखोगे आप। अब देखो इन दोनों का अर्थ क्या हो जाता है, तो इन दोनों का अर्थ होता है, साइकी का अर्थ होता है आत्मा, ठीक है। साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा। और लोगस का अर्थ, तो लोगस का अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन, ठीक है। लोगस का अर्थ क्या होता है, स्टडी या अध्ययन या नॉलेज या ज्ञान, कुछ भी कह दो। तो दोनों का मिलाकर जो नाम हो गया, दोनों का मिलाकर जो हो गया वो हो गया आत्मा का अध्ययन, आत्मा का, आत्मा का अध्ययन। तो इन दोनों का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, तो याद रखना आप लोग, ठीक है। अब देखो ये रहा आत्मा का अध्ययन, साइकोलॉजी शब्द, साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। उसके बाद परिभाषा किस किसने दी है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है मनोविज्ञान को, मानव व्यवहार और मानव संबंध, ठीक है। क्रो एंड क्रो की मनोविज्ञान को लेकर जो परिभाषा थी वो है मानव व्यवहार और मानव संबंध। और उसके बाद कुप्पू स्वामी का देखो, कुप्पू स्वामी ने मनोविज्ञान को अनेक धारणा और सिद्धांत प्रदान करने वाली उन्नति में योगदान करने वाला कहा है, कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षक को अनेक धारणा और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान करता है। ये है कुप्पू स्वामी की, ठीक है। उसके बाद देखो स्किनर ने क्या कहा है, स्किनर ने कहा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ठीक है। आधारभूत विज्ञान जो कहा है वो स्किनर ने कहा है, स्किनर ने आधारभूत विज्ञान कहा है। मन के अनुसार, मन ने क्या कहा है, मन ने कहा है आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज, यानी कि जो वैज्ञानिक खोज कहा है वो मन ने कहा है, ठीक है। मन के अनुसार जो परिभाषा हो जाती है वो हो जाती है वैज्ञानिक खोज। अब मार्गन, मार्गन के अनुसार देखो, मानव और पशु का व्यवहार, मार्गन ने मानव और पशु का व्यवहार। और क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा थी मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन था, और मार्गन ने पशु भी ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद वाटसन का देखो, वाटसन ने क्या कहा है, वाटसन ने व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ठीक है, धनात्मक विज्ञान। इसके बाद देखो मैकडूगल ने क्या कहा है, कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, आचरण और व्यवहार का क्या है, यथार्थ विज्ञान है। तो यह मैकडूगल की परिभाषा है, तो परिभाषा तो आपको याद रखनी होगी। जैसे विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान का जो परिभाषा दी है मनोविज्ञान की, वो चेतना का वर्णन किया है इसमें, यानी कि इसको चेतना का वर्णन व्याख्या के रूप में बताया है। मनोविज्ञान का अभिप्राय जो है विलियम जेम्स ने चेतना, चेतना आए तो विलियम जेम्स, ठीक है, व्याख्या के रूप में बताया है। स्किनर का वही मानव व्यवहार, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये स्किनर की परिभाषा है। मानव व्यवहार, मानव व्यवहार जो है अनुभव का विज्ञान है, ठीक है। उडवर्थ ने क्या कहा है, वातावरण के संपर्क में आने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। अर्थ के अनुसार वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। तो ये कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। एबिंगहास का कथन देखना, मनोविज्ञान का अतीत अत्यधिक लंबा है परंतु इसका इतिहास काफी छोटा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि मनोविज्ञान का अतीत अत्यंत लंबा है परंतु उसका इतिहास काफी छोटा है। अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास। मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास जो हुआ वो कैसे हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, मनोविज्ञान को कहा गया है आत्मा का विज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी। तो अब देखो इसमें प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। तो साइकोलॉजी शब्द का अर्थ भी आत्मा के अध्ययन की ओर मतलब संकेत करता है, कि साइकोलॉजी शब्द का अर्थ भी आत्मा का अध्ययन होता है। मनोविज्ञान की जो परिभाषा है ये वाली 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही थी, परंतु बाद में कुछ मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ने आत्मा की स्पष्ट व्याख्या की, उसके स्वरूप, उसके आकार, रंग, स्थिति, तो इसके अध्ययन करने की जो विधियां थी उसको स्पष्ट करने में ये सब असफल रहे, इन्होंने कोशिश की पर ये असफल रहे। फिर उसके बाद 16वीं शताब्दी के अंत में विद्वानों ने मनोविज्ञान की यह जो परिभाषा थी इसको रिजेक्ट कर दिया या फिर अमान्य हो गई, ठीक है। तो मनोविज्ञान की जो आत्मा का विज्ञान है उसमें अगर हम देखते हैं तो प्लेटो हो गए, अरस्तु, डेकार्ते, ये तीनों आते हैं,
ठीक है, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते, आत्मा का विज्ञान। उसके बाद आया मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, उसके बाद कौन सा आया, मन और मस्तिष्क का विज्ञान। तो इसमें इसके जो थे आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा को जब अमान्य हो जाने पर 17वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने मन के विज्ञान के रूप में इसको परिभाषित किया था। तो मन के विज्ञान के रूप में जो थे वो मध्य युग के इटली के जो दार्शनिक थे पोम्पोनोजी। ठीक है, कौन थे, पोम्पोनोजी। तो पोम्पोनोजी तथा थॉमस रीड, थॉमस रीड, पोम्पोनोजी और थॉमस रीड, तो इन दोनों का नाम लिया जाता है इसमें मन के विज्ञान के रूप में, पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, ये फेमस है, पोम्पोनोजी और थॉमस रीड। उसके बाद उसके अलावा लोक, बर्कली, इनका भी मन के विज्ञान के रूप में माना जाता है। मन के अर्थ में संबंध में भी वही कठिनाई आई जो आत्मा के विज्ञान में आई थी। तो यह परिभाषा भी क्या हो गई, अमान्य हो गई। ठीक है, यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। उसके बाद आया चेतना का विज्ञान। ठीक है, 19वीं शताब्दी में चेतना के विज्ञान के रूप में इसको व्यक्त किया गया। 19वीं शताब्दी में, ध्यान रखना, मन और मस्तिष्क की विज्ञान की जगह मनोविज्ञान को किसमें, चेतना के विज्ञान में, ठीक है, चेतना के विज्ञान में परिभाषित किया गया। अब इसमें देखो किसका नाम फेमस है चेतना के विज्ञान के रूप में, फ्राइड का नाम मुख्य और विलियम जेम्स, विलियम उंट और जेम्स सली वाइस्व, इनके नाम इसमें चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किए हैं। उसके बाद देखो चेतन शब्द के अर्थ और स्वरूप के संबंध में ये वापस से एक मत नहीं हो पाए, मतलब इसको स्पष्ट नहीं कर पाए ढंग से। तो उसके बाद ये जो परिभाषा थी चेतना वाली ये भी अमान्य हो गई। 1890 से 1905 तक चेतन व अचेतन, ठीक है, चेतन व अचेतन, तो अचेतन कर लेना इसको, चेतन व अचेतन के मध्य विरोधाभास चलता रहा और मनोविज्ञान में कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य भी नहीं हुआ। तो इसीलिए इस काल को क्या कहते हैं, बंजर काल कहते हैं। ठीक है, ये 15 वर्ष का जो काल था 1890 से और 1905, ठीक है, 1905 का जो काल था, 1905 का जो काल था, 1890 से 1905 का काल जो था वो बंजर काल कहा जाता है। कौन सा, बंजर काल कहते हैं इसको। उसके बाद तो फिर 1905 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो थे मैकडूगल, अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी पर चेतना शब्द को एक बुरा शब्द बताकर आलोचना की थी। मैकडूगल की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था, आउटलाइन साइकोलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने इसमें चेतना शब्द की टिप्पणी की, टीका टिप्पणी की। इन्होंने क्या किया, चेतना शब्द को भला बुरा कहा कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है, यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया। तो ये किसका कथन है, तो मैकडूगल का कथन है। ध्यान रखना कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया। और किसमें कहा है ये, आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन साइकोलॉजी, समझ ही गए होंगे आप। तो ये जो बोला है ये मैकडूगल की जो पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी, उसके पृष्ठ 16 पर चेतना शब्द की इन्होंने बुराई की है या आलोचना की है, जो भी आप समझो। उसके बाद देखो व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान, यानी कि जो भी 20वीं शताब्दी में है व्यवहार का विज्ञान। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को जो है व्यवहार के विज्ञान के रूप में एक्सेप्ट किया। ठीक है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में। अब व्यवहार, अगर इसमें भी हम कंफ्यूज होते हैं कि व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया, तो यह व्यवहार शब्द जो है सबसे पहले किसके द्वारा प्रचलित किया गया है ना, तो ये किया गया जेबी वाटसन के द्वारा, वाटसन। ठीक है, उसके फिर उडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल आदि मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार का विज्ञान कहा। तो किस किसने कहा था उडवर्थ ने, स्किनर ने और मैकडूगल ने। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे पूछे ना कि व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रचलित किसने किया, तो जेबी वाटसन ने किया। जेबी वाटसन कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। ठीक है, अब मैकडूगल आदि वैज्ञानिकों ने व्यवहार का विज्ञान और एक इसको निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने का जो सबसे पहले प्रयास किया था, है ना, प्रचलित शब्द सबसे पहले जो प्रचलन में किया वो किया वाटसन ने। ठीक है, और जो सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान कहने का प्रयास 1908 में किसने किया था, विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और किसमें किया था, अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। आपको दो क्वेश्चन याद हो गए कि ये जो पुस्तक है वो किसकी है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, तो ये है मैकडूगल की पुस्तक। और 1908 में व्यवहार का विज्ञान कहने का जो सबसे पहले प्रयास किया था वो मैकडूगल ने किया था। उसके बाद वाटसन ने 1913 में मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित एवं विशुद्ध विज्ञान कहा। ठीक है ना, आया क्या समझ में। देखना, सबसे पहले जो प्रचलित किया था इस शब्द को वो किया था वाटसन ने। ठीक है, उसके बाद मैकडूगल ने क्या किया कि इस शब्द को सबसे पहले कहने का प्रयास किया कि व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान।
1913 में मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित एवं विशुद्ध विज्ञान किसने कहा सबसे पहले? तो ये कहा वाटसन ने। इसलिए वाटसन को क्या कहते हैं? व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वाटसन को व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक कहा जाता है। वर्तमान में जो मनोविज्ञान की इस परिभाषा को ही सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, किसको? व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान, ऐसा। फिर ये जो कथन है ये लिखा है मैंने कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, आप जो चाहे मैं उन्हें वह बना सकता हूँ। आप बोलो डाकू बना दूं, वकील बना दूं, अध्यापक बना दूं, या फिर कुछ भी। व्यवहार का जो विज्ञान है उसको लेके वाटसन ने कहा था कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, आप जो चाहे मैं उनको बना सकता हूँ। तो ये किसका कथन है? वाटसन का कथन है। उसके बाद हम चलते हैं कि सबसे पहले ये परिभाषा भी पूछी जाती है। सबसे पहले मनोविज्ञान ने जो है अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, फिर चेतना को अस्वीकार किया, अब वह व्यवहार विधि को स्वीकार करता है। ठीक है ना? तो ये जो कथन है ये किसका है? तो ये जो कथन है ये है वुडवर्थ का। आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार। तो ऐसे हुआ, पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन, फिर चेतना को अस्वीकार किया, और अभी जो सर्वमान्य परिभाषा है वो व्यवहार का विज्ञान के रूप में स्वीकार की गई है। अब देखो कि मनोविज्ञान अनुसंधान की जो शाखाएं होती, चरण होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान अनुसंधान के कितने चरण हैं? तो 4 चरण हैं। ठीक है, मनोविज्ञान अनुसंधान के कितने चरण हैं? 4। पहला कौन सा है? तो पहला है समस्या का चयन, दूसरा है प्रदत्त संग्रह, तीसरा निष्कर्ष निकालना, और चौथा शोध निष्कर्षों का पुनरीक्षण करना। चौथा है शोध निष्कर्ष का पुनरीक्षण करना। ठीक है ना? तो समस्या का चयन, अध्ययन के विषय का चयन। समस्या का चयन मतलब अध्ययन के विषय का चयन। प्रदत्त संग्रह क्या होता है? प्रतिभागी, विधियां, उपकरण, प्रक्रियाएं जो भी आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। निष्कर्ष निकालना यानी कि सांख्यिकी विधियों का उपयोग करना। ठीक है, इसमें आएगा। और शोध निष्कर्ष में क्या आएगा? उपलब्ध जो परिकल्पनाएं होती है उनका पुनर्कथन या नए सिद्धांत का निरूपण करना। तो ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, बस इसका क्रम पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कितने होते हैं। तो 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? मनोविज्ञान के कितने लक्ष्य है? तो मनोविज्ञान के हैं 3 लक्ष्य। ठीक है, मनोविज्ञान के लक्ष्य कितने हैं? 3। मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है ना? ये तो पढ़ लिया अपन ने। तो उसके जो लक्ष्य होते हैं उसके उसमें गोल्स होते हैं छुपे हुए। तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखो मापन एवं वर्णन। तो इसमें देखो व्यवहार एवं संज्ञानात्मक क्रियाओं का वर्णन करना, फिर उसे मापना। ठीक है, पहले तो प्रक्रियाओं का वर्णन करेंगे, उसके बाद उसको मापेंगे। तो जो प्रक्रियाएं क्या होगी? तो देखना ये प्रक्रियाएं, तो प्रक्रियाओं के अंतर्गत आएगा सीखना, है ना, मनोवृत्ति, क्षमता, बुद्धि आदि वर्णन के लिए हम पहले उसे मापेंगे। ठीक है, तो मापने के लिए जैसे बुद्धि परीक्षण द्वारा हम बुद्धि मापने पर यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 130 होती है या 150 होती है या 100 होती है, तो मनोविज्ञान यह समझते हैं कि यह व्यक्ति तीव्र बुद्धि का है या मंद बुद्धि का है, जड़ बुद्धि का है ना। तो ये हो गया मापन एवं वर्णन। अब दूसरा है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। ठीक है, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण मनोविज्ञान का जो दूसरा लक्ष्य है व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करने से होता है। ठीक है, ताकि उसे ठीक ढंग से हम नियंत्रित कर सके। पूर्व कथन और नियंत्रण साथ साथ चलता है। ध्यान, मनोविज्ञान जब भी व्यवहार के बारे में पहले के कथन की बात करते हैं तो उसका जो उद्देश्य होता है उस व्यवहार को नियंत्रित भी किया जा सकता है। ठीक है, तो पूर्व कथन और नियंत्रण ये दोनों आ जाएंगे। और अंतिम जो आएगा वो आएगा व्याख्या। तो मनोविज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है मानव व्यवहार की व्याख्या करने से है। ठीक है, मानव व्यवहार की व्याख्या करने, ताकि उसकी जो व्याख्या है वैज्ञानिक ढंग से की जा सके। तो ये हो गए मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य। उसके बाद हम बात करेंगे मनोविज्ञान का जो शाखा या क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, उसके बारे में। तो मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है उसमें सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, है ना, पशु मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, ये सब आएंगे। तो इनके बारे में अपन एक एक पहले बताते चलते हैं। अब देखो सामान्य मनोविज्ञान, तो इसमें तो सामान्य व्यवहार का साधारण परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है सामान्य मनोविज्ञान में। ठीक है, असामान्य मनोविज्ञान में क्या होता है कि इस शाखा में मानव के असाधारण और असामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे मानसिक रोगी हो गए, है ना, उसका उपचार किया जाता है। और असामान्य व्यक्ति जैसे पागल हो गए, मानसिक रोगी, मानसिक मन से जो पीड़ित होते हैं, उनका अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है। पशु मनोविज्ञान में क्या होता है? पशु मनोविज्ञान में होता है कि पशु जगत से संबंधित जो भी होते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पशु मनोविज्ञान में पशुओं से संबंधित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक, प्रौढ़ मनोविज्ञान में प्रौढ़ व्यक्तियों का, समझ ही रहे होंगे आप,
वृद्ध व्यक्तियों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में तो बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, गामक, संवेगात्मक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में तो इसके अंतर्गत शिक्षा से संबंधित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार का न केवल अध्ययन करती है बल्कि व्यवहार का परिमार्जन का भी प्रयास करती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के व्यवहार का शिक्षा से संबंधित जो अध्ययन होता है वो इसमें किया जाता है। औद्योगिक मनोविज्ञान में क्या होता है कि जो उद्योग धंधों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन इसके अंतर्गत आएगा, जैसे कि मजदूर की समस्या हो गई, है ना, कार्य की दशाएं हो गई, प्रभाव हो गया, उत्पादन हो गया, व्यय हो गया, जो भी उद्योग से रिलेटेड है वो इसमें आएगा। उसके बाद नैदानिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान का कार्य जो है असामान्य मनोविज्ञान के बाद शुरू होता है। नैदानिक मनोविज्ञान में समस्याओं के कारण की जांच करके और उसका मनोवैज्ञानिक विधि से उसका समाधान किया जाता है। ठीक है, नैदानिक पता है आपको कि इसमें नैदानिक में क्या आएगा? उपचार आएगा। कारण का पता करेंगे पहले, उसके बाद उपचार करेंगे। उसके बाद देखो अपराध मनोविज्ञान। अपराध मनोविज्ञान में अपराधियों के व्यवहार, उनको ठीक करने के उपाय, है ना, कारण निवारण आदि अध्ययन आ जाएगा कि अपराध क्यों किया है, इसका क्या उपाय हो सकता है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस प्रकार का अध्ययन अपराध में आएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या आएगा? गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का जीवन विस्तार जो है उसमें उस अवस्था में जो भी भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। विकास का मतलब विकास से समझ रहे हो ना, गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के जो भी भौतिक, सामाजिक जितने भी आते हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद देखो परा मनोविज्ञान, तो यह एक नवीन शाखा है। इसको क्या बोल सकते हो आप? नवीन शाखा बोल सकते हो। जैसे बहुत दूर रहने वाले किसी सदस्य को दुर्घटना और विपत्ति से पहले पता लग जाना, ठीक है, आभास हो जाता है। एक आनंद की घड़ी का पहले से आभास हो जाना, यानी कि खुशी, और अगर हम खुश हैं तो उसका पहले से कि हाँ हम खुश होने वाले हैं या हम दुखी होने वाले हैं। तो ऐसी घटनाएं जैसे पूर्व जन्म की गुत्थियां हो गई, उनको सुलझाने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये ध्यान रखना। दूरानुभूति बोल सकते हो इसको, अद्भुत घटनाओं के विषय में एक अनुसंधान बोल सकते हो, है ना। तो ध्यान रखना ये नवीनतम शाखा कौन सी है मनोविज्ञान की? तो परा मनोविज्ञान है। उसके बाद देखो हम चलते हैं मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। तो मनोविज्ञान का इतिहास जो है इसको भी दो भागों में हम बांटते हैं। पहला कौन सा है? पूर्व वैज्ञानिक काल, और दूसरा है वैज्ञानिक काल। तो यहाँ पर आएगा ग्रीक, ठीक है, ग्रीक कर लेना इसको। तो पूर्व वैज्ञानिक काल की जो शुरुआत है वो ग्रीक दार्शनिक जैसे प्लेटो, अरस्तु आदि के अध्ययन एवं विचार से प्रारंभ हुआ था। पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत जो है ग्रीक दार्शनिक जो है प्लेटो और अरस्तु आदि के अध्ययन एवं विचारों से प्रारंभ होकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक विशेषकर सन कौन सा 1878 तक माना जाता है। पूर्व वैज्ञानिक काल जो है 1878 तक माना जाता है। अब दार्शनिक जो है जॉन लॉक, उनका मत क्या था कि व्यक्ति जो जन्म के समय क्या होता है? टेबुलर रासा होता है। इसका मतलब मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है। तो ये कथन किसका है? टेबुला रासा वाला कथन किसका है? जॉन लॉक का। तो जॉन लॉक ने क्या कहा है कि व्यक्ति जन्म के समय क्या होता है? टेबुलर ऐसा होता है, यानी कि उसका जो मस्तिष्क होता है वो एक कोरे कागज के समान होता है। बाद में जो है नए नए अनुभव उत्पन्न होते हैं, नए नए विचार होते हैं, लेकिन पहला व्यक्ति क्या होता है? कोरे कागज के समान होता है। ये किसका कथन है? जॉन लॉक का। अब देखो डेकार्टे ने क्या कहा है? तो डेकार्टे ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ विशेष विचार होते हैं। ने क्या कह दिया? रूसो ने कहा कि मनुष्य जन्म से ही अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देते हैं। कि जब वो समाज में आता है तो उसके अंतर्गत वो उसका जो स्वभाव है वो बुरा हो जाता है। ये रूसो ने कहा था। रूसो बुरा रूसो, ऐसे ध्यान रख लेना। स्पेंसर ने क्या कह दिया कि व्यक्ति जो है स्वार्थी होता है, जन्म से ही स्वार्थी तथा आक्रमणशीलता आदि जैसे गुण उसके अंदर मौजूद होते हैं जो समाज के द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं, है ना। व्यक्ति स्वभाव और असामाजिकता से क्या हो जाता है? सामाजिक हो जाता है। मतलब समझ रहे हो क्या आप कि उन्होंने डेकार्ते ने तो क्या कहा था कि व्यक्ति कुछ विशेष विचार होते हैं व्यक्ति के अंदर। फिर उसने बोला कि स्वभाव तो अच्छा होता है लेकिन समाज जो है उसको बुरा बना देता है। लेकिन स्पेंसर क्या बोल रहे हैं कि व्यक्ति तो शुरू से ही स्वार्थी होता है, उसके स्वार्थ ऐसे गुण उसके अंदर होते हैं ऑलरेडी, लेकिन समाज उसको अच्छा कर देता है। ये स्पेंसर बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना इन सबके अलग अलग मत है। मनोविज्ञान का जो इतिहास है उसका जो दूसरा भाग है वो आ जाता है वैज्ञानिक काल, ठीक है। वैज्ञानिक काल का जो प्रारंभ है, शुरू हुआ, वो हुआ 1889 में। इस समय विलियम उंट जो है, विलियम उंट ये तो पता है आपको कि जर्मनी के लिप्जिंग शहर में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, ठीक है, प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित की थी। विलियम जेम्स ने 1879 में। इसमें कंफ्यूज मत होना, 6 भी
थोड़ा कंफ्यूज करता है ना। तो 7 9 आएगा। ध्यान रखना कि मनोविज्ञान का जो वैज्ञानिक काल है वो 7 9 में शुरू हुआ, 1879। और विलियम उंट ने क्या किया है, लिपजिंग शहर में, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की है। थोड़े से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता देती हूँ, जो जो मतलब आपको याद रखने हैं। 1912 में वाटसन नामक मनोविज्ञान ने व्यवहार शब्द को परिभाषित किया था। ठीक है, 1912 में किया था, किसने किया था, वाटसन ने। उसके बाद 1954 में 1954 में ये मैस्ले है यहाँ पर, ठीक है, मैस्लो। 1954 में मैस्लो, ठीक है, मैस्लो ने 1954 में मैस्लो ने मोटिवेशन और पर्सनालिटी पुस्तक लिखी। ठीक है, कौन सी, मैस्लो की पुस्तक कौन सी है, तो ये रही मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी पुस्तक, मोटिवेशनल एवं पर्सनालिटी पुस्तक मैस्लो, मोटिवेशनल मैस्लो। ठीक है, किसकी है, मैस्लो की, कौन सी, मोटिवेशनल और पर्सनालिटी। और कब लिखी थी, तो 1954 में लिखी थी। उसके बाद चलते हैं प्लेटो। प्लेटो जो है मन और विचारों को एक तथा अरस्तु, प्लेटो मन और विचारों को एक, है ना, तथा अरस्तु मन को शारीरिक क्रिया मानते थे। मन को शारीरिक क्रिया कौन मानते थे, अरस्तु। और प्लेटो मन और विचारों को एक मानते थे। ठीक है, ध्यान रहेगा। प्लेटो जो है दोनों का समर्थन करते थे और जो अरस्तु है ओनली मन को शारीरिक क्रिया मानते थे। और उसके बाद 4 नंबर का 1905 में विलियम मैकडोनाल्ड नहीं है, मैकडूगल है। 1905 में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 पर चेतना शब्द की निंदा की थी। ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ, तो ये ध्यान रखना आप। और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने का जो पहला प्रयास किया था वो मैकडूगल ने किया था। उसके बाद 5 नंबर का देखो, पावलाव ने 1904 में पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1904 में पावलाव को पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1904 में किसको मिला था, पावलाव को। 1951 में कोल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा, बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसको पीडीएफ को तो मैं सही कर दूंगी, लेकिन आप अभी यहाँ पर समझ लेना कि रोगी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किया, किसने किया, कोल रोजर्स ने। और 1951 में अरस्तु को मनोविज्ञान का आदि जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को मनोविज्ञान का आदि जनक भी कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी, अरस्तु को तो मनोविज्ञान का जनक और आदि जनक दोनों कहते हैं। मनोविज्ञान का जनक और मनोविज्ञान का आदि जनक अरस्तु को। और दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहते हैं, दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की माता कहते हैं। उसके बाद मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है, विलियम जेम्स को। ठीक है, जेम्स को ध्यान रखना, क्योंकि विलियम भी बहुत सारे हैं, तो जेम्स ध्यान रखना कि जो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किसने किया था, विलियम जेम्स ने। उसके बाद मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गोयकले ने 1590 में साइकोलॉजिया नामक अपनी पुस्तक में किया। तो मनोविज्ञान का जो सबसे पहले प्रयोग है 1590 में हुआ था, और किसने किया था, रुडोल्फ गोयकले ने। ठीक है, और किसमें किया था, तो साइकोलॉजिया अपनी इनकी पुस्तक है तो उसमें किया था। उसके बाद प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक विलियम उंट कहलाते हैं। ठीक है, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कौन कहलाते हैं, विलियम उंट। तो विलियम उंट वही है जिन्होंने 1889 में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, है ना, और इन्हीं को ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। और प्रकार्यवाद की स्थापना, प्रकार्यवाद की, ठीक है, प्रकार्यवाद की स्थापना कब हुई थी, तो 1895 में, ये भी ध्यान रखना। तो ये हो चुके हैं जहां तक मुझे लगता है इम्पोर्टेंट। तो बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। मुझे तो बताना कैसा लगा, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी आप लोगों को, अगर चाहिए तो बोल देना, कमेंट कर देना, बता देना। और ये जो टाइपिंग मिस्टेक हुई ना उसको मैं सही कर दूंगी। एक छोटा छोटा कंटेंट लेकर हम जब पढ़ेंगे ना तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बिल्कुल जरूरी है ही नहीं कि क्वेश्चन में से एग्जाम में आते हैं, थ्योरी में से ही आएंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए पूरा अध्ययन करना जरूरी है। इसीलिए मैं खुद भी थोड़े थोड़े कंटेंट लेके यहाँ पर बना दूंगी वीडियो, तो हम लोग देख सकते हैं, आप लोग भी देख सकते हो सब। जब तक के लिए बाय, बता देना कैसा लगा। आई होप आप सबको मैं समझा पाई हूँ, बहुत अच्छा लगेगा अगर सुनोगे तो।